कृष्णमूर्ति पद्धति। कृष्णमूर्ति पद्धति में जैसे अभी तक बहुत आप सब लोगों को कुछ ना कुछ एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है। मैं ये बिल्कुल मान के चल रही हूँ कि आप सबको, जितने भी लोग अभी यहाँ पर प्रेजेंट हैं, उन सबको बेसिक एस्ट्रोलॉजी पता है कि बेसिकली 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं। ये चीज आपको पता है, ठीक है। तो कृष्णमूर्ति पद्धति केपी सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी, यहाँ पर ना बहुत सारे डाउट्स होते हैं जब हम लोग कोई अदर फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी, अदर नहीं मतलब बेसिकली पराशरी वैदिक पढ़ते हैं। उसके बाद जब हम केपी पढ़ते हैं, हमने थोड़ा सा पार्ट वैदिक का पढ़ लिया, फिर केपी पढ़ लिया, भृगु सूत्र पढ़ लिया। अब हमारे दिमाग में ये चीजें आने लग जाती है कि अच्छा, इस रास्ते पर ये जो फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी हमने पढ़ी ये कुछ और कह रही है, केपी सिस्टम पढ़ रहे हैं, यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, तो क्या कौन सा सही है, कौन सा माने। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तो मुझे क्या डाउट अराइज होते थे, वो आपको भी होंगे, तो इसी वजह से वो डाउट सबसे पहले क्लीन करके फिर आगे चलेंगे। जैसे कि जब मैं वैदिक पढ़ती थी या जब हम वैदिक पढ़ रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेती हूँ, छठे घर का सूर्य। जब वैदिक पढ़ते हुए हम देखते हैं छठे घर का सूर्य, तो बहुत ही मतलब ऐसे इंसान को हम कहते हैं कि ही इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। उसको कोई भी प्रॉब्लम दो, छठे घर का, अगर आपका छठे घर का सूर्य, आपको कोई भी प्रॉब्लम दो, आप उसको सॉल्व कर लोगे, बाय हुक और बाय क्रुक आपसे सॉल्व कर लोगे। तो ये छठे घर का सूर्य है। लेकिन जब हम केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं और वही छठे घर का सूर्य भावचलित में चला गया, यही छठे घर का सूर्य भावचलित में चला गया, तो हम कहते हैं कि नहीं, भावचलित में 5वें घर में चला गया, तो वहां पर मीनिंग बदल जाता है। तो सबसे पहली चीज जो यहां पर केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ते वक्त मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भावचलित, निरायण भावचलित, हम यहाँ पर लग्न कुंडली नहीं देखते हैं, हम यहाँ पर निरायण भावचलित केपी कुंडली भी कहा जाता है, कृष्णमूर्ति पद्धति की कुंडली भी कहा जाता है, लेकिन वो बेसिकली नारायण भावचलित की कुंडली होती है। हम वो देखकर प्रेडिक्शंस, वो देखकर हम रेमेडी देते हैं। तो ये डिफरेंस है आपका पराशरी और केपी कुंडली में, मतलब केपी एस्ट्रोलॉजी में। अभी बेटर है। तो बेसिकली यहां पर हम बात करते हैं केपी, जब केपी एस्ट्रोलॉजी आप पढ़ते हो ना, केपी एस्ट्रोलॉजी में अभी तक आपने भृगु नंदी नाड़ी पढ़ा होगा, वैदिक पढ़ा होगा, कहीं पर भी आप कोई और चार्ट यूज नहीं कर रहे थे। जब हम लगन कुंडली देखते हैं, हम वैदिक में लगन कुंडली देखते हैं, हम भृगु नंदी नाड़ी में लगन कुंडली देखते हैं, लेकिन हम कृष्णमूर्ति पद्धति में नारायण भाव चलित केपी चार्ट देखते हैं, जिसमें प्लैनेट्स का भाव दिखाई देता है हमको कि प्लैनेट्स का एक्चुअल में भाव क्या है। वैदिक के अनुसार बेसिकली क्या होता है, इक्वल हाउस सिस्टम को माना जाता है। इक्वल हाउस सिस्टम का मतलब क्या है कि हर घर कितने डिग्री का है, हर घर 30 डिग्री का है, हर राशि बराबर है, हर घर बराबर है, ये इक्वल हाउस सिस्टम है। केपी एस्ट्रोलॉजी इक्वल हाउस सिस्टम को नहीं मानती है, और जो कि सही भी है। कृष्णमूर्ति पद्धति, कृष्णमूर्ति जी ने कहा कि हर घर 30 डिग्री का नहीं होता है, कुछ घर छोटे होते हैं, कुछ घर बड़े होते हैं, कुछ राशि बड़ी होती है, कुछ राशि छोटी होती है, एंड दैट इज ट्रू। इस चीज का जो इम्पैक्ट है ना, जब हम वैदिक पढ़ते हैं तो इस चीज का इम्पैक्ट हम और जो एग्जैक्ट तरीका है वो जब हम D9 से क्लब करते हैं D1 को, तो हमें सेम चीज देखने को मिलती है।
लेकिन यहां पर आपको कृष्ण मूर्ति पद्धति यूज करते वक्त, जो ब्यूटी है कृष्ण मूर्ति पद्धति की वो ये है कि आपको कृष्ण मूर्ति पद्धति यूज करते वक्त ना आपको कुछ कोई और चार्ट नहीं देखना पड़ेगा। आपको सिंपली आप कृष्ण मूर्ति पद्धति का चार्ट देख रहे हो, आप सिर्फ ये देख रहे हो कि कौन सा प्लैनेट कौन से नक्षत्र में है। हर प्लैनेट अपने नक्षत्र के अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है, अपने नक्षत्र, वो जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र के मालिक के अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है। तो इसको पढ़ने का तरीका अलग है, आसान है, क्योंकि यहां पर जो फ्रूट है ना आपको तुरंत लाकर दे दिया गया है। लेकिन वैदिक में जितनी स्टोरीज आपके पास होती है, जैसे आप वैदिक, कोई भी वैदिक एस्ट्रोलॉजर होगा वो खोलते ही आपके बारे में बहुत सारी चीजें आपके बिना बताए जान जाएगा। कृष्ण मूर्ति पद्धति में आप ये बोल सकते हो कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको आपका अच्छा समय चल रहा है, आपका बुरा समय चल रहा है, आप पैसे कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो, आप बीमार हो कि नहीं हो। जो स्टोरीज है ना वो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी स्टोरीज नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर बहुत क्लियर कट चीजें हैं, अच्छा बुरा, बीमारी नहीं बीमारी, पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही है, बात खत्म। यहां इससे ज्यादा की बातें हम बहुत ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, तो कृष्ण मूर्ति पद्धति और कोई भी और आप पद्धति देखोगे तो कभी भी कोई भी आप एस्ट्रोलॉजी का फॉर्म देखोगे, कभी ये नहीं कहना कि ये सही है ये गलत है, इसमें ये चीजें अलग जरूर हैं, लेकिन जब आप फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचते हो, फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचते हो, तो बात वही आ जाती है घूम फिर के। अगर आपको हर पद्धति सिर्फ आ गई तो आप सिंपली चीजों को कंफर्म करते हो कि जो चीज हमें वैदिक से समझ में आ रही है वही चीज हमें केपी से समझ में आ रही है, वही रिजल्ट हम भृगु से निकाल पा रहे हैं सिंपली। ठीक है, अगर आपको एक डेस्टिनेशन पर जाना है, ठीक है, डेस्टिनेशन यहां पर है, आप यहां पर खड़े हो, आपने कहा, आपने 3 लोगों से पूछा यहां जाने का, यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने का क्या रास्ता है। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने का रास्ता, ये जो पर्सन 1 है, पर्सन 1 ने आपको बताया कि आप एक काम करो, आप यहां से ना आईएसबीटी जाना, आईएसबीटी से फिर आपको रिंग रोड मिलेगा, फिर बीच में एक स्कूल पड़ेगा जिसका नाम है एनके पब्लिक स्कूल, जो भी वटेवर। फिर उसके बाद इस तरीके से यहां पर बीच में एक शॉप पड़ेगी जिसका नाम है गुलाब मान लो, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको स्ट्रेट जाकर पॉइंट बी मिल जाएगा, दिखाई दे जाएगा। क्लियर है। आपने पर्सन 2 से पूछा कि भाई पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने का क्या रास्ता है, तो उसने आपको बताया कि आप एक काम करो, आप ना यहां से जाओ, यहां से आपको ना ट्रैफिक नहीं मिलेगा, बस बीच में एक छोटा सा जगह आएगा जो बहुत बड़ा सा पार्क है, उसके बाद फिर आप आगे चलोगे, फिर आपको यहां पर एक मतलब निगम बोध मिल जाएगा, उसके बाद फिर आप राइट मुड़ जाना और आप पॉइंट बी तक पहुंच जाओगे। पर्सन सी ने बताया कि आप एक काम करो, आप डायरेक्ट चले जाओ यहां से, इस वाले रास्ते से आपको बीच में ये कहते हैं उसे एक ऑफिस मिलेगा, एमसीडी ऑफिस है, एमसीडी ऑफिस से सीधे निकल जाओ, सीधे ही डायरेक्ट ही पड़ रहा है भी। आप समझ रहे हो। कहने वाली बात यह है कि क्या पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 तीनों में से कोई भी गलत रास्ता बता रहा है? नहीं, गलत रास्ता कोई नहीं बता रहा, लेकिन अगर आप ये कहने लग जाओ कि अरे नहीं, पर्सन ए और मतलब पर्सन 1 ने तो जो बताया था उस रास्ते में तो आईएसबीटी बोल रहा था, रिंग रोड बोल रहा था, फिर स्कूल बोल रहा था, ये जो पर्सन 3 है वो तो बोल रहा है एमसीडी ऑफिस आएगा, दोनों का रास्ता ही मैच नहीं हो रहा है, दोनों का रास्ता ही अलग अलग है। ये कुछ और बोल रहा था, फर्स्ट पर्सन कुछ और बोल रहा था, थर्ड पर्सन कुछ और बोल रहा है, अभी तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे। नहीं,
सिंपल सी बात है, कहने का अर्थ केवल और केवल इतना है कि रास्ते 3 हैं। जब आप जिस रास्ते पर चलोगे तो किसके प्रोटोकॉल्स फॉलो करोगे? जिस पर्सन के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हो। आप जब अगर आप पर्सन 3 के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हो तो आप ये नहीं कहोगे कि अरे ये रास्ता गलत है भैया, इसमें ये रिंग रोड नहीं आ रही है, तो रिंग रोड आ ही नहीं रही है। भैया उसके रास्ते में रिंग रोड आती ही नहीं है। जब आप पर्सन 2 के बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो पर्सन 2 के बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो वहां पर आप ये नहीं बोलोगे कि ये यहां पर तो एमसीडी का ऑफिस नहीं आता है, क्योंकि उसके बताए हुए रास्ते में एमसीडी का ऑफिस नहीं आता है। हर पर्सन अभी अयांश अयांश का जो एक कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी में, अयांश का भी यही कॉन्सेप्ट है। अयांश का मतलब है जिस एस्ट्रोलॉजर ने जहां से चीजें उठाई, जिस पॉइंट से खड़े होकर देखा कि ये पॉइंट से आकाश की दूरी इतनी है, इस तरीके से मैं चीजें कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि जहां पर मैं खड़ा हूं वहां से मुझे आकाश की दूरी इस हिसाब से दिखाई देती है। अगर इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट ये आएंगे। अगर अयांश का मतलब क्या होता है, जो हम पराशरी में यूज करते हैं, हम कौन सा लहरी अयांश यूज करते हैं, चित्रपक्ष अयांश काफी वो, लेकिन लहरी अयांश जो वाइडली यूज हो रहा है वो हो रहा है लहरी अयांश। तो लहरी अयांश कहने का मतलब है पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग, कि आप जिस तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हो वो, जब आप उस तरह से कैलकुलेशन करते हो तो रूल्स भी किसके फॉलो करोगे? पराशरी रूल्स फॉलो करोगे और कहोगे कि हाँ, क्योंकि हम इनके रूल्स, इनका रास्ता फॉलो कर रहे हैं तो इनके रूल्स फॉलो करेंगे तो हमको रिजल्ट ये मिल जाएगा। जब हम कृष्ण मूर्ति जी का यूज करेंगे, पद्धति यूज करेंगे, तो हम किसके रूल्स फॉलो करेंगे? हम कृष्ण मूर्ति जी के रूल्स फॉलो करेंगे और हम कहेंगे कि हमको ये पर्टिकुलर रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट विल बी द सेम, रिजल्ट में प्रॉब्लम नहीं, रिजल्ट सेम रहेगा, लेकिन आपको जब जब आपको डेस्टिनेशन सेम है लेकिन जो आपका रास्ता है ना, वो रास्ता डिफरेंट है। क्योंकि उन्होंने कहा देखो आप इस तरीके से जाओ, इस रास्ते से जाओ, आप फटाफट पहुंच जाओगे। दूसरा बंदा कह रहा है देखो आप ऐसे घूम के जाओ, आप बहुत एक्सप्लोर कर पाओगे, आपको 4-5 चीजें नहीं और पता चलेंगी और आप फिर भी उस रास्ते पर पहुंच जाओगे। तो कहने का मतलब समझ रहे हो आप सब लोग, जो मैं आपको इतनी कहानियां सुना रही हूं, कहने का मतलब समझ रहे हो आप लोग, जो मैंने इतनी आपको जबरदस्ती की ए और बी की कहानियां सुनाई है वो क्या है? वो सिंपल सा अर्थ उसका ये है कि जब आप अब केपी पढ़ने जा रहे हो, क्योंकि ये सवाल ना आप मुझसे 36 बार पूछोगे कि मैम लेकिन उसमें तो ऐसा होता था, मैम लेकिन वो पराशरी जब आप पढ़ा रहे थे तब तो आपने बोला था कि 4th हाउस सिर्फ घर का है, माता का है, अभी आप बोल रहे हो 4th हाउस एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करेगा, हम तो पराशरी में 5th हाउस को मानते हैं एजुकेशन। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पराशरी और, समझ में आया? तो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग केपी के बारे में बात करें। कंप्लीटली डिफरेंट नहीं है, कंप्लीटली डिफरेंट नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट तरीका अलग है। और मुझे लगता है कि अगर आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो तो केपी इज अ वेरी फास्ट एंड बहुत बहुत फास्ट तरीका है किसी को भी सोल्यूशन प्रोवाइड करने का। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जब भी कोई इंसान मेरे पास आता है तो मैं हमेशा, मेरा कोर है कि मतलब मैं देखूंगी जरूर एक बार केपी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग उसका जिंदगी में क्या चल रहा है, ये मेरा देखे बिना मैं आगे बढ़ूंगी ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो केपी एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी 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 गुड टूल। हमेशा से बोलती हूं, मैं अभी भी यही बोल रही हूं। चलिए, तो उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी में हम लोग घर ऑलमोस्ट सेम है। देखो जो भी मैंने आपको तीनों रास्ते बताए थे, तीनों रास्तों में सड़क तो वही, सड़क तो होगी ना, तीनों रास्तों में सड़क होगी, ड्राइव करोगे, रास्ते में पेड़ पौधे आएंगे, तो वो बहुत चीजें आपको लगेगा, आपको फ्रेमवर्क डिफरेंट नहीं लगेगा, लेकिन तरीका डिफरेंट, कुछ कुछ चीजें डिफरेंट हैं। जैसे कि जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया, जब हम पराशरी में देखते हैं तो हम कहते हैं 5वां घर विद्या का घर है। विद्या ग्रहण के लिए कौन सा घर देखते हैं? 5वां घर। लेकिन केपी कृष्ण मूर्ति जी ने कहा 4था घर विद्या का घर है।
आपको जो बेसिक एजुकेशन है वो 4th हाउस से मिलेगी, जो हायर एजुकेशन है वो 9th हाउस से मिलेगी। ठीक है, चलिए आते हैं। तो सबसे पहले हाउस के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। सेम है ऑल टुगेदर, बाकी सारी चीजें सेम है। यहां पर चीजें कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस से चलती हैं, जैसे कि पराश्री में चलती हैं। तो फर्स्ट हाउस आपका खुद का अपना खुद का घर है। अपना खुद का घर मतलब आपकी बॉडी, आपका जो सारी आपका बॉडी के अंदर आपका अस्तित्व, आप कहां से आए हो, किस तरह से आए हो, ये सारी की सारी चीजें फर्स्ट हाउस से देखते हैं। हर जगह ये सब चीजें फर्स्ट हाउस से देखते हैं। केपी में भी यही चीजें हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। सेकेंड हाउस क्या हो गया? सेकेंड हाउस हो गया आपका संचित धन। आपने आपके रिसोर्सेज, बेसिकली सेकेंड हाउस इज योर रिसोर्सेज, फैमिली, जो भी आपकी चीजें है ना, आप कैसे बोलते हो, कैसे बात करते हो, आपकी आवाज कैसी है। हम सबके बोलने का तरीका अलग अलग है ना? हम सब अलग अलग तरह से बोलते हैं। आपको पता है हम क्यों ऐसे बोलते हैं? या मेरे मेरे जो मैं अपने जब मैं बोलती हूं ना, तो उससे क्या दिखाई देता है, मैं किस फैमिली से आती हूं। क्योंकि मैंने कहां से बोलना सीखा है? ऑब्वियस सी बात है, हर बच्चा कहां से बोलना सीखता है? सेकेंड हाउस से, अपनी फैमिली से बोलना सीखता है। तो जो चीजें मेरे अंदर हैं वो कहां से आ रही है, मेरा बोलने का तरीका कहां से आ रहा है। जिस तरह से मेरे घर में लोग बोलते होंगे ना, मैं उसी तरीके से बोलूंगी। मैं उससे अलग तरीके से नहीं बोल सकती। वो है बोलना। आप जैसे बोलते हो, जिस तरह से बोलते हो, आपका फैमिली, आपके रिसोर्सेज, आपके पास जो भी चीज ऐसी हैं जिनको आप संरक्षण, जिनको आप क्लोजली पकड़ के रखना चाहते हो, वो सेकंड हाउस है। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस किसका है? मेहनत का। तीसरा घर मेहनत का है आपका। तीसरा घर ना आपका फर्स्ट इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स एनीथिंग। कोई भी चीज आपको पसंद आती है ना, तो वो कहां से आती है? थर्ड हाउस से। क्योंकि वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। आप कितनी मेहनत कर सकते हो, आप कितना परिश्रम कर सकते हो, ये आपका थर्ड हाउस है। अब क्यों बोला गया? एक तरफ तो हम बोल रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड है थर्ड हाउस, एक तरफ हम कह रहे हैं ये परिश्रम का घर है। परिश्रम का और सबकॉन्शियस माइंड का क्या लेना देना? कभी सोचा है कि ये परिश्रम और सबकॉन्शियस माइंड में क्या कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा? अगर देखा जाए, अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए, तो आपको लगेगा परिश्रम और सबकॉन्शियस माइंड का तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये बहुत गहरा लेना देना है। आपने मैं मूवी का एग्जांपल लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है मूवीज देखना। तो आपने सुल्तान मूवी देखी होगी, बड़ी फेमस सी मूवी है सुल्तान मूवी। उसमें वो बोलता है कि लास्ट में कि आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप खुद से हार ना मान लो। जब तक आपको कोई नहीं हरा सकता, जब तक आप खुद से ना हार मान जाओ, आप खुद से ना हार जाओ, तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। दैट इज द पॉइंट। आप कितनी मेहनत कर सकते हो ये और कोई नहीं डिसाइड करता। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड के जो पैटर्न्स होते हैं ना, वो डिसाइड करते हैं। मैं थक गया हूं, मुझसे इतना ही हो पाएगा, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता, ये सब बैरियर है। अभी फिलहाल हमने एक मूवी देखी जिसका नाम था, कुछ तो नहीं आई है ना, छावा। छावा, छावा जी कुछ करके एक मूवी है, शिवाजी के बेटे। और आपको मूवी देख के लगेगा मूवी कोई बहुत अच्छी नहीं है, बहुत लड़ाई भिड़ाई है उस मूवी में। मैंने तो जबरदस्ती मुझे देखनी ही पड़ती है, क्योंकि हमारे घर में हर किसी को मूवी का शौक है। इस वजह से मुझे कई मूवीज तो जबरदस्ती देखनी पड़ती हैं टू कीप माई फैमिली हैप्पी कि आई एम विद यू ऑन दिस थिंग। तो वहां पर क्या हो रहा है, जो छावा है ना, उसका एक मेन दोस्त है जो उसके साथ सिपाही है, एंड वो कंप्लीटली मर गया है। कंप्लीटली मर गया इन द सेंस कि वो मर गया है, ऑलमोस्ट इतना घायल हो गया कि वो मर गया है। लेकिन जैसे ही वो छावा की आवाज सुनता है ना, वो वापस से उठ के खड़ा हो जाता है। इट्स जस्ट दैट आपको देखने को मिलेगा कि इट्स आवर सबकॉन्शियस माइंड जो ये डिसाइड करता है कि आप कब मरोगे। आप इतना सब कुछ होने के बाद इंसान नहीं मरता। कई बार आप देखोगे किसी किसी का लिविंग स्ट्राइव इतनी ज्यादा होती है कि उसको कितना मर्जी वो घायल हो जाए, लेकिन वो मरता नहीं है, वो अपनी अपनी बॉडी नहीं छोड़ता।
वो अपनी बॉडी नहीं छोड़ रहा होता, तो हम अपनी बॉडी कैसे छोड़ रहे हैं, हम कब तक जिएंगे, हमारे अंदर कितनी ताकत है, हम कितना परिश्रम कर सकते हैं, हम अपने शरीर के साथ कितना परिश्रम कर सकते हैं, ये सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें बताता है कि आप ये काम हो पाएगा, ये फीजिबल भी है कि ये फीजिबल नहीं है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड है। इस वजह से थर्ड हाउस को क्या बोला, थर्ड हाउस को एक तरीके से एंट्री पॉइंट भी कहा गया है। थर्ड हाउस वो है कि जो हमारा एंट्री पॉइंट है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का द्वार है मृत्यु के लिए। मृत्यु के लिए जब आप किसी का मृत्यु देखते हो तो सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस हमारा एंट्री पॉइंट है। तो इस वजह से सेकंड हाउस क्या बन गया? खत्म। सबकॉन्शियस माइंड, एवरीथिंग बट एवर, लाइक आप लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस करोगे वो आपका थर्ड हाउस की वजह से आप एक्सपीरियंस करते हो। मैंने आप लोगों को एक वीडियो भेजी थी पास्ट लाइफ की, जो मेरे वैदिक वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा। और आपको, अगर आपने पूरी वीडियो देखी, स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ इज नॉट सो इंटरेस्टिंग, लेकिन जो सेकंड हाफ है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और उसमें आपको ये समझ में आता है कि जो भी इस लाइफ में आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, वो इस वजह से एक्सपीरियंस कर रहे हो क्योंकि आपकी सोल ने डिसाइड किया था कि ये एक्सपीरियंस करना है इस लाइफ में। दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड, है ना, सोल कह लो या कुछ भी, आपका सबकॉन्शियस माइंड है। तो जो आपका थर्ड हाउस है ना, उसको क्या कहा गया? एंट्री पॉइंट है। आपको शरीर तो आपका फर्स्ट हाउस से मिला, आपकी वाणी सेकंड हाउस से मिली, थर्ड हाउस आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आपका फर्स्ट लेयर ऑफ योर ब्रेन, और आपका मन का फर्स्ट लेयर समझ लो। आपको कोई चीज पसंद आती है, नहीं पसंद आती, आपका डिसीजन कहां से बनता है? आप मान लो आप घर देखने गए हो, या 10 घर आपने देखे, और किसी एक के लिए आपका मन ठुकता है ना, आपके तो यार ये इस घर में रहेंगे। ये क्या है? आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको बताता है दैट आई वांट टू एक्सपीरियंस दीज थिंग्स, और ये जो सारी जो जो मुझे अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना है ना, ये इस घर में हो सकता है। एक सिंपल बात बताऊं, कैंसर होना है आपको, आपका सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि कैंसर होना है इस बॉडी को। पता है कौन सा घर चूज करता है वो इंसान? जिसमें नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो। ऑटोमेटिक है ये, ऑटोमेटिक। आपको और कोई घर नहीं पसंद आएगा, आपको कोई घर पसंद ही नहीं आएगा। आप 10 घर देख लो, 12 घर देख लो, आपका मन ही नहीं मानेगा, आपका मन ही मानेगा नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट के घर के लिए। दैट इज द पैटर्न, डीपेस्ट पैटर्न ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो आप जो भी कर रहे हो ना, आपका हर चॉइस, आप मार्केट में जा रहे हो, मान लो आप कपड़े लेने जा रहे हो, आपको 50 कपड़े दिखाए गए हैं, उसमें से आप एक सिलेक्ट करते हो। पता है आप वो एक सिलेक्ट क्यों कर रहे हो? कि ये मेरे मन को पसंद आया। मन को नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न है, आपको एक जैसी चीजें पसंद आती हैं। आप देखना, आप कभी भी उठाकर देखना, एक टाइम के बाद आपको हमेशा एक जैसी चीजें पसंद आती हैं। पैटर्न सेम रहता है, पैटर्न सेम रहेगा। ठीक है, अगर वहां पर कोई रेट्रो प्लैनेट आ गया तो आपके पैटर्न्स चेंज होते हैं, लेकिन फिर भी मेजर पैटर्न सेम होता है। एक इंसान ना हमेशा देखना, एक टाइप ऑफ कलर्स पहनता है, एक तरह के एक सिलुएट के कपड़े पहनता है, वो उसका थर्ड हाउस है, सबकॉन्शियस माइंड। इट्स एंट्री लेवल। तो ध्यान रखना, अगर आप किसी की कोई बीमार है, और मान लो आगे चल के प्रश्न कुंडली लगाने को आएगी, कोई बीमार है, उसमें सेकंड और सेवंथ हाउस दिखाई दे गया ना, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 6, 8, 12, तो वो व्यक्ति का बचने का संभावना कम हो जाता है, या कह दो नहीं हो जाता है, नहीं बचता फिर वो। क्योंकि मृत्यु के लिए आपका सेकंड हाउस या सेवंथ हाउस जरूरी है। ठीक है, तो ये, और इनको हमने उसमें पढ़ा था, ये मारक भाव है, जो हमने पराशरी में पढ़ा था। हमने कहा था दूसरा घर और 7वां घर मारक घर है, मारक है। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? अभी तक आप लोग मेरे साथ हो? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना?
चलो, यस मैम। थर्ड हाउस क्लियर हुआ। फिर फोर्थ हाउस, अभी फोर्थ हाउस में एक वो है, फोर्थ हाउस में एक हम बात करेंगे कि फोर्थ हाउस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट जो आप पराश्री में पढ़ते हो। फोर्थ हाउस पराश्री केवल कहती है कि चौथा घर आपका माँ का घर है, मेंटल पीस है, आपका भवन है जिस भवन में आप रहते हो, आकर विश्राम करते हो, आराम करते हो, वो है। और केपी एस्ट्रोलॉजी में चौथे घर को बोला कि ये आपकी शिक्षा भी है, बेसिक शिक्षा, हायर एजुकेशन नहीं, बेसिक, जो आपका बेसिक पढ़ाई है, जो आप 12 तक, 11 12 तक की जो पढ़ाई करते हो, वो भी आपका फोर्थ हाउस है। तो जब आप केपी एस्ट्रोलॉजी देखोगे और कोई बच्चा आपके पास अपनी पढ़ाई के लिए आता है तो आप फोर्थ हाउस देखोगे। और फिफ्थ हाउस को क्या कहा? फिफ्थ हाउस को कहते हैं कि ये जो घर है ना, ये आपके पूर्व पुण्य है। अब अगर यहीं पर मेलेफिक प्लैनेट्स आ गए हैं, या ये हाउस में प्रॉब्लम आ गई है, या ये हाउस किसी ऐसे नक्षत्र में चला गया है जो प्रॉब्लमैटिक है, तो वो पूर्व पुण्य नहीं है, वो पूर्व में आपने कुछ ऐसी बातें की थी जिनको भुगतने के लिए इस सोल ने इस बॉडी का सहारा लिया है। ठीक है, तो फिफ्थ हाउस आप क्या, आपका हमने यहां पर बोला फिफ्थ हाउस आपकी आपकी हैप्पीनेस है, फिर पांचवा घर आपकी हैप्पीनेस है। तो अगर फिफ्थ हाउस अफ्लिक्टेड है तो लाइफ में हैप्पीनेस ऑब्वियस सी बात है कम रहेगी, क्योंकि फिर आपकी सोल ने, ये आपका सोल का डिसीजन है कि ये जो शरीर आपको मिला है ना, वो सेटल करने के लिए मिलता है, कि ये शरीर जो मिला है वो सेटल करने के लिए मिला है, जो आपने एक्सपीरियंस किया है। फिफ्थ हाउस ये बताता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या था अब तक का, आप कुछ अच्छा लेकर आए हो, आपका बैंक बैलेंस क्या है, बैंक बैलेंस इन द सेंस कि आप क्या, आपके पुण्यों का, आपके कर्मों का बैलेंस क्या है, ये फिफ्थ हाउस है, पांचवा घर। अब यहां पर पांचवा घर किसी भी नई शुरुआत का भी है, कुछ भी नया इनिशिएट करना है आपको, फिफ्थ हाउस, कोई भी नया आइडिया आएगा, फिफ्थ हाउस, कुछ भी, कोई जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कोई इंसान अगर कोई प्रोडक्ट डेवलप करना चाहता है तो फिफ्थ हाउस बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। तो फिफ्थ हाउस, थर्ड एंड फिफ्थ हाउस कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस किसका है? आपके सबकॉन्शियस ब्रेन का है। फिफ्थ हाउस किसका है? आपका पास्ट लाइफ का है। क्यों बोला थर्ड एंड फिफ्थ हाउस कनेक्टेड होते हैं? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, थर्ड हाउस इज योर स्टोरेज, कि आपके पास स्टोरेज क्या है। और हम कुछ भी नया नहीं करते हैं, ध्यान देना इस बात को, हम कुछ भी नया नहीं ढूंढ रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कवर करते हैं, डिस्कवर, जिसको हम कहते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अरे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं, आप सिर्फ कुछ किसी चीज के ऊपर से पर्दा हटा रहे हो जो ऑलरेडी थी, बाकी अभी किसी को दिखाई नहीं दी थी, आपने आके पर्दा हटा दिया उस चीज के ऊपर से। मैं हमेशा अपनी जब मैं एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी पढ़ा रही होती हूँ ना, तो मैं बोलती भी हूं कि देखो, ऐसा नहीं है कि ये कुछ ऐसी चीज है जो मैंने ढूंढ निकाली है, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो चीज थी, बस अभी तक कोई देख नहीं रहा था, किसी ने देख ली, तो उसको कहते हैं कि अरे इसने खोज, मतलब, और कहते भी हैं कि खोज निकाला, मतलब ऑलरेडी वो चीज वहां थी। तो फिफ्थ हाउस कोई भी नई चीज खोज निकालने का, नया कुछ प्रोडक्ट डेवलप करने का, कुछ भी ऐसा जो कि अभी तक लोगों को नहीं पता था, फिफ्थ हाउस उसका है। पांचवा घर संतान का भी है। ये बात ना, आप जितने मर्जी क्लासिक्स उठाकर पढ़ो, जितने मर्जी क्लासिक्स उठाकर पढ़ो, आपको एक चीज बहुत क्लियरली पता चलेगी, आपको कोई और चीज कैसे भी मिले, किसी भी फॉर्म में मिले, किसी भी तरह से मिले, लेकिन संतान, संतान से सुख आपको केवल और केवल अपने पुराने जन्म के कर्मों से ही मिलता है। आपका जो बच्चा है, आपका जो पति है, ये दो लोग ऐसे हैं, पति फिर भी एक बार को सेकेंड लेवल पर आ गया, क्योंकि जितना कनेक्टेड हम अपने बच्चे से फील करते हैं ना, वो जो हमारा डीएनए का जो प्यार है ना, वो बहुत पुराना चला आ रहा है। कि आप सोचो, अगर कोई सोल जानवर की बॉडी में भी है ना, वो भी अपने बच्चे से प्यार कर रहा है, उसके लिए भी उसका बच्चा बड़ा इंपॉर्टेंट है।
तो हम हमारी सोल, हमने ह्यूमन बॉडी ली है ना, तो ऑब्वियस ही बात है हमारी सोल अवेकन है कि अभी ह्यूमन बॉडी चाहिए हमें, खाने पीने बच्चे पैदा करने के अलावा भी और बड़े सारे काम है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो एक सोल का डीएनए है ना, हर उसको बच्चे का, अपने पैदा किए हुए बच्चे से बड़ा प्यार है। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किसी के लिए कुछ करें या ना करें, अपने पैदा किए हुए बच्चे के लिए करते हैं, ना चाहते हुए भी करते हैं, वो दुख देता है तो भी करते हैं। तो एक बात बहुत क्लियर रखना अपने दिमाग में, हमेशा हमेशा के लिए, बच्चा आपका डेटर है या क्रेडिटर है, इन दोनों में से और कुछ नहीं मिलता आपको। मतलब बच्चा आपका लेनदार है या आपका देनदार है, बच्चा इसके अलावा और कुछ नहीं है। बच्चा या तो आपने उसको बहुत कुछ किया था, उसके लिए उसका उसका आभार प्रकट करने के लिए आया है आपकी लाइफ में, या फिर आपने बहुत गलत कर दिया था, मतलब इतना गलत कि अब तो अगर आपने बहुत गलत कर दिया था ना, तो अब वो उसका बदला लेने के लिए आया है। सिंपल, ये दो चीजों के अलावा और कोई चीज नहीं होती है। बच्चा सिर्फ आपका कार्म, ये फिफ्थ, आप सोचो, आपका अभी तक मैं बोल रही हूँ पास पुण्य है, ये है वो है, 5,000, और उसके बाद हर क्लासिक में यूनानिमसली 5th हाउस आपका बच्चा है, आपकी संतान है, संतान प्राप्ति है। तो संतान तो आपको 5वें घर से ही दिखाई देगी, ठीक है। तो ये 5th हाउस अच्छा होगा तो ऑब्वियस ही बात है संतान होगी, अच्छा सुख मिलेगा एंड ऑल। 5th हाउस में मेलेफिक्स आ गए, मेलेफिक्स देख रहे हैं, मतलब अगर मेलेफिक्स देखते भी हों तो भी आपको दुख प्राप्त होता है। मान लो किसी का 5th हाउस है, सैटर्न देख रहा है, ऑब्वियस ही बात है शनि दुख का कारक है, वो कारक देख रहा है ना, उसको वो देगा, ठीक है। अब बात करते हैं छठे घर की। छठा घर किसका है? छठा घर डेली नित्य कर्म का है, जो आप डेली काम करते हो, किसी को सर्व करने का है। छठा घर नौकरों का है, छठा घर आपके घर में पेट्स का है, जानवरों का है। छठा घर मतलब जो डेली के काम है ना। क्यों कहा गया, रिलेट करो, देखो, छठा घर हमने कहा जानवरों का है, छठा घर जानवरों का है, छठा घर आपके पेट्स का है। मतलब जानवरों का कोई और काम नहीं, उनको उनका काम है कि मालिक की सेवा, मतलब मालिक के लिए काम करना। रोजाना उठकर उनको पता होता है ये करना है, ये करना, उनकी लाइफ में और कुछ वो नहीं है, तो ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, इस तरीके से करना है। ये छठा घर है जहां पर आप ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगा रहे हो, आप क्या, आपका आप सॉर्टेड हो, आपको ये काम करना है, आपको दूसरों को सर्व करना है। तो छठा घर किसका है? छठा घर नौकरी का है, ठीक है। 6th हाउस से आप नौकरी देखते हो। छठा घर रोग ऋण शत्रु का भी है, आपके शत्रु, आपके शरीर में होने वाली बीमारियां, ये सब 6th हाउस से देखा जाता है। लेकिन कृष्ण मूर्ति पद्धति में एक चीज नोट कर लो, अंडरलाइन कर लो, अपने दिमाग में बिठा लो, छठा घर आपके पास आने वाला पैसा भी है। छठा घर आपके पास आने वाला पैसा भी है, बिना 6th हाउस के आप पैसा नहीं कमा सकते हो। 6th हाउस, अगर कोई आपसे पूछने आ रहा है लोन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हम 6th हाउस देखते हैं। अगर 6th हाउस एक्टिव है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में तो लोन हो जाएगा। कोई आपके पास पूछने आता है कि जॉब मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, तो आप सिंपली देखो यार, इसका 6th हाउस एक्टिव होना चाहिए। जॉब मिलने के लिए 6th हाउस चाहिए हमको। आपको रोजाना डेली बेसिस पर जाकर अपना दिमाग लगाए बिना जो मालिक बताएगा वो करना है ना। जो जो डिपार्टमेंट आपको दिया जाएगा उसी के लिए काम करना है ना, रोजाना करना, चाहे मन करे कि ना करे। तो ये 6th हाउस है। 6th हाउस इज योर जॉब। जॉब किसी दूसरे को सर्व करना, सर्विस का है 6th हाउस, ठीक है। कोई आपके पास आ रहा है, क्यों क्यों अच्छा 6th हाउस को अच्छा सोच के देखो, 6th हाउस क्यों कहा गया कि ये इसके आए बिना आपको पैसा नहीं मिलता। इंसान को 6th हाउस चाहिए सामने वाले की जेब से पैसा अपनी जेब में लाने के लिए, क्योंकि सामने वाला कौन है? 7th हाउस। सामने वाले का खर्चा क्या हो गया? 7th हाउस से 12th हाउस कौन सा है?
छठा घर तो सामने वाले का खर्चा होगा, आपके सामने वाले का खर्चा आपका आपका रेवेन्यू जनरेट। समझ में आया क्यों सिक्स हाउस को जरूरी कहा गया कि आप का सिक्स हाउस एक्टिव होना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप जॉब नहीं भी कर रहे हो और सामने आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बिजनेस कर रहा है, उसके पास भी वो पैसा कब आएगा, जब जब सिक्स हाउस प्ले करेगा ना, तभी तभी सामने वाले का पैसा, क्योंकि पैसा तो ऐसा तो होगा नहीं भगवान से आप पाओगे और छत खुलेगी और पैसे टपक जाएंगे आपके पास आकर। पैसा तो सामने वाला कभी कोई खर्च करेगा। आप दुकान चला रहे हो, आपका कपड़ों का शोरूम है, क्लाइंट बंदा आता है, सामने वाला इंसान आता है, अपनी जेब से खर्चा करता है, उसका 12th हाउस एक्टिव होता है और आपका 6th हाउस एक्टिव होता है। सिंपल सी बात है, आपके क्लाइंट का 12th हाउस एक्टिव होता है, आपका 6th हाउस एक्टिव होता है, तब आप पैसा कमाते हो। आप खर्चा कब करते हो, जब आपका 12th हाउस एक्टिव होता है। क्लियर है? तो 6th हाउस इन सारी चीजों का है। आपका रोग, आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपके शत्रु क्या होंगे, आपके पास पैसा, तो 6th हाउस पैसा कमाने का भी है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जब तक, कई बार आप देखोगे जब तक इंसान जॉब करता रहता है ना, जब तक इंसान जॉब करता रहता है उसको प्रॉब्लम नहीं आती है। द मोमेंट ही क्विट हिज जॉब, उसके शरीर में बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। देखा है, कई बार देखा होगा। क्यों? क्योंकि 6th हाउस उससे पहले, जब 6th हाउस उसकी लाइफ में एक्टिव था तो वो जॉब कर रहा था। अभी 6th हाउस एक्टिव है, उसने जॉब छोड़ दिया, तो अभी 6th हाउस कहीं ना कहीं तो अपने रिजल्ट दिखाएगा ना, कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट दिखाएगा ना। तो अभी क्या होगा, अभी उसके शरीर में बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो 6th हाउस क्लियर हुआ। अभी 7th हाउस चलते हैं। 7th हाउस सबसे पहले आपके पार्टनर का है। अब वो पार्टनर कोई भी हो सकता है, वो पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है। तो 6th हाउस आपके सामने, आपके क्लाइंट का है, आपके सामने जो बैठा है, मतलब 7th हाउस इज दुनिया। मैं 1st हाउस हूं, मेरे सामने जो भी हैं, जो भी मुझसे मेरे सामने आकर बैठ गए, मेरे सामने आकर बात कर रहे हैं, वो मेरे लिए 7th हाउस है। ठीक है? 7th हाउस आपके पार्टनर का है, आपके जो जिनके साथ भी आप डील करते हो ना, 7th हाउस उनका है। ठीक है? तो 7th हाउस आपको इज्जत कहां से मिलती है? मैं अपने आप को इज्जत तो नहीं दे सकती ना शीशे में खड़े होके कि वाह अनुरंजनी क्या बात है, क्या पढ़ा दिया तुमने यार, मजा ही आ गया। ऐसे नहीं हो सकता ना। इज्जत कहां से मिलेगी? सामने वाला देगा तो मिलेगी। ठीक है? तो 7th हाउस आपकी आपकी रेपुटेशन का भी है। 7th हाउस आपको इज्जत मिलती है, नहीं मिलती है, क्या रहता है, क्या नहीं रहता है, 7th हाउस इसका भी है। 5th और 7th कनेक्टेड हो जाते हैं। आपका पास्ट लाइफ पुण्य ही आपको इज्जत दिलाता है। आपका पास्ट लाइफ का पुण्य या पाप होता है जो 7th हाउस में जाकर फलित होता है। ठीक है? तो ये 7th हाउस है। 7वां घर, उसके बाद आता है 8वां घर। 8वां घर क्या क्या है? सबसे पहले जो हम हमेशा कहेंगे 8वें घर के लिए, एक ऐसा गहरा कुआं जिसके अंदर देख पाना नामुमकिन है। आपको जितना आप डीप जाते जाओगे आपको पता ही नहीं कितना और डीप है। एक ऐसी जगह, 8वें घर को हमने मृत्यु का द्वार कहा। जैसे हमने 3rd हाउस में बोला ना, सोल की एंट्री कहां से हो रही है, 3rd हाउस से सोल की एंट्री हो रही है। 8th हाउस मृत्यु का द्वार है, वो द्वार है जहां से आप सोल बाहर निकल जाती है। ठीक है? मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा 12वें घर में अलग बात है, लेकिन 8th हाउस पीड़ा का घर है। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? बदल जाना, कंप्लीटली बदल जाना, कंप्लीटली चेंज हो जाना, कुछ का कुछ हो जाना। तो 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन है। ऑब्वियसली बात है, ट्रांसफॉर्मेशन इज नेवर बीन इजी। कभी भी ऐसा नहीं होता ना हम हंसते खेलते ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है जी ट्रांसफॉर्मेशन में। जब चीजें बदलती है ना तो बहुत मुश्किल होती है, बदलने के बाद वो बहुत सुंदर लगती है, लेकिन बदलाव इज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। दैट्स व्हाई 8th हाउस को क्या कहा गया? पीड़ा का घर कहा गया। ये पीड़ा का घर है, यहां से पीड़ा आती है। कोई भी चीज जब बदलती है ना, एक एग्जाम्पल
वही रहता है ना एग्जाम्पल तो मेरे कि भाई एक कैटरपिलर जब बटरफ्लाई बनता है तो वो अपने कुकून को तोड़ता है और वो बहुत पेनफुल होता है, बहुत ज्यादा पेनफुल, दैट इज 8th हाउस। जब अपनी माँ के गर्भ में थे, ठीक है, जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे, माँ का गर्भ है 8वां घर, जहां कंप्लीटली अंधेरा है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, उल्टे लटके हुए पीड़ा में है हम, बहुत खुश नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, सांस नहीं आती है, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है उस समय पर, खाने के लिए भी हम कुछ इतना ज्यादा, इतना हम, हमारे पास एक्सेस नहीं है चीजों का। तो बेसिकली अगर जैसे बेसिकली जो 8वां घर है उसका एक क्या है, माँ की कोख भी 8वां घर है। 8वां घर ऑकल्ट साइंस का है जो आप पढ़ रहे हैं। इस समय पर आप सब लोगों के चार्ट में, सब लोग जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, आप सबके चार्ट में कहीं ना कहीं नक्षत्र लेवल पर, सब नक्षत्र लेवल पर 8th हाउस एक्टिव है। और आप क्या कर रहे हो, उस 8th हाउस का यूटिलाइजेशन कर रहे हो। एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट यूटिलाइजेशन। अगर आप 8th हाउस को यूटिलाइज कर रहे हो तो जो भी लाइफ में पीड़ा आने वाली थी वो नहीं आएगी अभी आपका, क्योंकि आपने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि 8th हाउस को मुझे एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए, ऑकल्ट पढ़ने के लिए यूटिलाइज कर लेना है। तो 8th हाउस का जो प्रॉब्लम आना था वो टल गया, ठीक है, तो वो टल गया क्योंकि 8th हाउस यूटिलाइज हो गया आपका यहां पर। तो 8th हाउस इज अ वेरी मिस्टीरियस हाउस। 8th हाउस अचानक है, फटाफट है, कुछ भी चीज जो कि, क्योंकि आप समझो ना, जब बहुत ज्यादा अंधेरा होता है तो हो सकता है वो चीज बहुत पुरानी चली आ रही हो लेकिन आपको नहीं पता चलता, आपको तो जब पता चलता है जब वो हिट कर जाती है। तो 8th हाउस, 8th हाउस इज अ वेरी ब्यूटिफुल हाउस, बहुत सुंदर घर है, लेकिन बस उसकी सुंदरता दिखाई नहीं देती है। हमको लगता है कि ये तो प्रॉब्लम का घर है, प्रॉब्लम का घर नहीं है। आप मुझे बताओ कि अगर आपने 8th हाउस का पीड़ा नहीं अनुभव की होती तो क्या आपको ये शरीर मिलता, क्या आपको ये बॉडी मिल पाती, नहीं मिल पाती। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू हैव समथिंग। और कुछ पाने के लिए ना कुछ दर्द का अनुभव तो करना पड़ता है, ये नियम है। तो वो 8वां घर वो नियम है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन, आपको बदलाव के लिए जो दर्द सहना पड़ता है वो 8वां घर है, ठीक है। नहीं, 8वां घर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी भी है। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जो आपको ने कमाई नहीं, आपको बस मिल गई। 8वां घर, 8वां घर अगर आपका अच्छा है तो आपका स्पाउस बहुत वेल्दी होता है आपकी शादी के बाद, जब वो आपका स्पाउस बन जाता है तब, उससे पहले हो ना हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि 8वां घर क्या हो गया, देखो आपका स्पाउस 7th हाउस और आपके स्पाउस का सेकंड घर हो गया ना 8वां घर, आपका 8वां घर आपके स्पाउस की धन दौलत हो गई ना, आपके स्पाउस का पैसा हो गया, क्योंकि आपका पैसा, आपकी कमाई हुई धन दौलत तो आपका सेकंड हाउस था। और आपके स्पाउस का, आपके हस्बैंड का, आपकी वाइफ का सेकंड हाउस कौन है, आपका 8वां घर, आपके हस्बैंड वाइफ का 8वां घर आपके लिए बिना कमाया पैसा है। जो भी आपको बिना कमाया पैसा, क्योंकि आपके स्पाउस का पैसा तो आपको बिना कमाए मिल रहा है ना, आपका स्पाउस आपको उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। तो ऐसा पैसा, 8वां घर ऐसा पैसा भी है जिसके लिए आपको मेहनत ना करनी पड़े, आपने कोई फिजिकल वर्क नहीं किया, कोई ऐसा कुछ वो नहीं किया। अब इसे ऑफेंसिवली मत लेना कि अरे ऐसे कैसे, हम मेहनत नहीं कर रहे क्या, हम सुबह सुबह खाना बनाते हैं, पूरे घर का काम करके रखते हैं, उनके लिए सारी चीजें, वो एक इमोशनल सपोर्ट आपका है, लेकिन 8th हाउस इज लाइक आपके स्पाउस का पैसा, ठीक है। आपका ससुराल, सेकेंड हाउस अगर आपकी फैमिली है, सेकेंड हाउस आपकी फैमिली है,
तो 8th हाउस क्या है? आपका ससुराल है। हमेशा आप कभी ना क्लास 6 पढ़ते, किसी ने एक टाइम पर मुझसे पूछा था कि मैम, लड़की की जो फैमिली होती है आफ्टर मैरिज, तो वो फिर सेकंड हाउस से देखेंगे कि 8th हाउस से देखेंगे? देखो, आफ्टर मैरिज चाहे कुछ हो जाए, आप सेकंड हाउस कौन है? जिस फैमिली में आप जन्म लेते हो। शादी होने के बाद आप माना आप अपना घर छोड़कर चले जाते हो, सारी चीजें हैं, लेकिन शादी होने के बाद आप ससुराल ससुराल ही रहेगा। हमेशा आपके ससुराल पक्ष को 8वें घर से ही देखेंगे। आपका वो चाटनी चेंज हो जाएगा। ठीक है? जिस फैमिली में आपने जन्म लिया है, आपके आपके खुद के सगे मामा, ताऊ, चाचा, ये नॉल, सारी ये सारी चीजें आपका सेकंड हाउस है। आपकी मम्मी, पापा, भाई, भाभी, सब सब कुछ जो आपका कुटुंब है। मायका कहते हैं ना, हमेशा मायका कहते हैं, तो वो मायका है, सेकंड हाउस। और 8th हाउस है आपके हस्बैंड का, जिस फैमिली में आपके हस्बैंड ने जन्म लिया है। ठीक है? 9th हाउस, 9th हाउस इज हायर नॉलेज। कभी आपके पास जैसे लोग आते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद के पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी करने के लिए बात कर रहे होते हैं, 9th हाउस से रिलेटेड बात कर रहे हैं। कोई भी हायर नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं ना आपसे, वो आपसे किस चीज के बारे में बात कर रहा है? वो आपसे बात कर रहा है अबाउट 9th हाउस। तो 9वां घर आपकी हायर हायर विजडम है, हायर नॉलेज है, जो भी आप हायर नॉलेज गेन करते हो। 9th हाउस पिता का घर है। 9वां घर आपके गुरु का घर है। 9वां घर कंसल्टेशन का घर है। 9वां घर ग्रोथ का घर है, धर्म का घर है। 9th हाउस सिंपली भाग्य का घर है। भाग्य मतलब फिर फर्स्ट, फिफ्थ, 9th कनेक्टेड रहते हैं, ट्राइन कहते हैं उनको, फर्स्ट, फिफ्थ, 9th का ट्राइन होता है। 9th हाउस भाग्य, कुछ कहते हैं ना आप, भाग्य से मिल गया, इन्होंने इतनी मेहनत नहीं की थी, भाग्य से मिल गया। भाग्य से कुछ, भाग्य से क्या चीजें मिलती हैं? जिस चीज के लिए आप पहले मेहनत कर चुके होते हो, वो चीजें आपको भाग्य से मिलती हैं। इस लाइफ में अभी आप सब लोग पढ़ रहे हो मुझसे, है ना, और आगे भी कुछ लोग पढ़ेंगे। कुछ लोगों को ना एकदम से समझ में आ जाता है कि अच्छा, ये तो ऐसे हो रहा है, मैंने बताया, उनको समझ आ गया। और इनफैक्ट आप लोग भी, अगर आप यहां पर बैठे हो ना, आप यहां पर बैठे हो, आप कुछ पढ़ रहे हो, आप कुछ पढ़ पा रहे हो, और आप उस लेवल पर हो कि आप ये चीजें समझ सको, तो कैसे आप इस लेवल पे कैसे आ गए? एकदम से नहीं आए हो। वो जर्नी बीच में छूट गई थी, शरीर छोड़ना पड़ा था। अब दोबारा उसी एज में आके वापस से हमें रिकनेक्ट होता है कि अच्छा यार, ये तो छूट गया था, अभी वापस से करते हैं। तो ये जो आप कर पा रहे हो ना, ये आपका पूर्व पुण्य है। कोई अगर चाहे कि आज मैं एस्ट्रोलॉजी सीखूं, स्टार्ट करूं, तो उसको वो चीजें समझ ही नहीं आएंगी जो आपको समझ में आ रही हैं। आपको बहुत चीजें आती हैं, बहुत चीजें आपको समझ में आती हैं, क्योंकि ये सिर्फ ब्रशिंग हो रही है, सिर्फ ब्रश मार रही हूं मैं इनके ऊपर। ये चीजें आप ऑटोमेटिकली आपको आती हैं, आपके दिमाग में अंदर हैं। भाग्य, भाग्य उसे कहते हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहा कि इस जन्म में हमने इसके लिए किया क्या है जो हमें मिल गया, वो भाग्य से मिल गया। 9th हाउस आपका लक है। 5th हाउस से डायरेक्टली, फर्स्ट हाउस से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ट्राइन में है। आप पास से जो चीज अच्छी लेकर आए हो, अच्छी जो चीज लेकर आए हो, वो 9th हाउस है। 9वां घर आपका भाग्य दिखाता है, आपके पिता को दिखाता है। पिता से जो चीजें मिलती हैं, उस चीज के लिए करते हो क्या कुछ? पिता पूरा दिन मेहनत करता है और अपने बच्चों के लिए, उनको अच्छे स्कूल, जो भी उस हिसाब से अपनी तरफ से बेस्ट टू बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। क्या किया है आपने ऐसा अपने पिता के लिए, जो वो आपके लिए मरे जा रहे हैं कि इसको अच्छे स्कूल में करवा दो, इसके पास अच्छे जूते हो जाए, इसके पास अच्छे कपड़े हो जाए, इसका इसका बढ़िया हो जाए, इसके बढ़िया जगह पर इसका एडमिशन हो जाए? क्या किया आपने? भाग्य से मिल रहा है। तो 9th हाउस की चीजें आपको भाग्य से मिलती है।
नाइन्थ, फिर 10th हाउस। 10वां घर क्या है? 10वां घर आपका कर्म है। सिंपल ध्यान देना, 10वां घर आपका कर्म है। कोई भी जो भी कर्म आप करते हो वो 10वां घर है। कोई भी कर्म, कैसा भी कर्म करते हो, आपके कर्मों को दिखाता है 10वां घर। अब आप कोई भी प्रोफेशन कर लो, कुछ भी कर लो, 10वां घर बेसिकली आप कैसा कर्म कर रहे हो वो दिखाएगा। 11वां घर आपके कर्म से सेकंड है। आपके कर्म से क्या पैसा अर्जित किया, क्या मिला आपको, आपके कर्म से आपने क्या रिसोर्स लिए, वो है 11वां घर। आपने एक चीज देखी होगी कि हर चीज को पाने के लिए ना आपको कुछ करना पड़ता है। आपकी अगर इच्छा हुई कि आपको प्यास लग रही है, आपकी इच्छा है कि आपको अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आप उठोगे, उठकर पानी तक जाओगे, किचन में जाओगे, ग्लास लोगे, ये आपका कर्म है। और फिर उसके बाद आपने पानी पी लिया, आपको रिसोर्स मिल गया जो आपको चाहिए था, आपकी इच्छा पूरी हो गई। 11वां घर इच्छा पूर्ति का है। आपकी कोई भी इच्छा है वो पूरा करने के लिए 11वां घर चाहिए। 10वां घर आप उसके लिए कर्म करते हो। 10वां घर क्या है? आप अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए क्या कर्म करोगे, कैसे करोगे, किस तरह से करोगे। और 11वां घर इच्छा पूर्ति का है, विश फुलफिलमेंट। 11वां घर आपके बड़े भाई बहन को भी दिखाता है। उसके बाद 12th हाउस, सारी चीजें हो गई। अब छोड़ दो, निकल जाओ। ये 12th हाउस ना अम, अच्छा खासा भारी घर है। भारी घर इन द सेंस, क्योंकि इस लाइफ में रहते हुए 12th हाउस क्या है? 12th हाउस आपका, आप जो चीज आपके पास है ना उसको गवाने का है। शरीर है तो उसे गवा दो। ये कहते हैं उसे पैसा है, खर्चे का है। 12वां घर मतलब खर्चा। अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो 12वां घर खर्चा है। अब 12वां घर खर्चा है तो ये हर चीज का खर्चा हो गया। 12वां घर फॉरेन प्लेस क्यों कहा गया? कि क्योंकि जहां पर मैं रह रही हूं मुझे वो छोड़ना पड़ेगा ना फॉरेन प्लेस जाने के लिए। फॉरेन जाने के लिए जहां मैं रह रही हूं वहां से मुझे दूर जाना पड़ेगा, वहां वो चीज त्यागनी पड़ेगी। तो 12वां घर त्यागना है, अकेले रहना है, आइसोलेशन है। 12वां घर मोक्ष का द्वार कहा, मोक्ष कहा गया। मोक्ष कब मिलता है? जब आत्मा इस बात को छोड़ देती है कि अब बार बार शरीर में जाना है, कर्म वो करने हैं पूरे। जब कर्म पूरा हो जाएगा ना, मोक्ष तो तब मिलेगा। मोक्ष का मतलब क्या? अब इच्छा नहीं बची है, कोई भी चीज की इच्छा नहीं बची है कि अब ये इससे बदला लेना है, इसका उतारना है, इससे वापस लेना है। हर चीज पूरी हो चुकी है, सेटल हो चुकी है। अभी आई वॉन्ट टू गो। तो वो इस वजह से इसको लिबरेशन का घर कहा गया। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बात करें तो लिबरेशन हाउस है 12th हाउस। 12th हाउस से बहुत डीप मीनिंग पहले बता देती हूँ। 12th हाउस से हम देखते हैं कि ये सोल इस इस पर्टिकुलर लाइफ में लिबरेट होने के लिए काम करेगी भी कि नहीं करेगी। ये सोल इस पर्टिकुलर लाइफ में मुक्त होना भी चाहती है कि नहीं होना चाहती है। बाकी अगर हम दुनियादारी के बारे में बात करें तो दुनियादारी की बात ऐसी है कि 12वां घर खर्चे का घर है। 12वां घर फॉरेन प्लेस का घर है। 12वां घर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का घर है, कि जहां पर आप लॉन्ग टर्म मतलब जहां पर आपने आपने छोड़ दिया, आपने एक जगह पैसा लगाया और आपने कहा 20 साल बाद देखेंगे। लॉन्ग, बहुत लंबी, बहुत दूर की बात कर रहे हैं हम। 12वां घर बहुत दूर है, बहुत दूर। तो बहुत दूर की जगह है, फॉरेन प्लेसेस, फॉरेन लैंड। बुरी जगहों की बात करूं तो 12th हाउस आपका हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करता है। 12th हाउस आपका पागल खाने को रिप्रेजेंट करता है, जेल खाने को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर आप अकेले होते हो। ठीक है, तो बुरे घरों के बारे में बात करें तो 12वां घर इन सब चीजों का भी है। लंबी यात्रा, लंबी यात्रा 9th हाउस शो करता है। रिलीजियस प्लेस पर यात्रा 9th हाउस शो करता है। और किसी जगह पर पहुंच जाना उस लंबी यात्रा को करके 12th हाउस दिखाता है।
लंबी यात्रा 12वां घर, लंबी यात्रा 9वां घर, छोटी यात्रा 3रा घर, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल 3rd हाउस। इसमें ना एक चीज ध्यान रखना, यहां पर जब हम केपी पढ़ेंगे ना, तो जिस चीज के बारे में हम बात करेंगे वो चीज और उससे 12वां घर, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी जब हम केपी पढ़ेंगे। तो कोई हमसे बात कर रहा है जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये उसका क्वेश्चन है, वो पूछने आया है जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, और हम उसका दशांतर दशा में देख रहे हैं, छठा घर तो एक्टिव नहीं है, 5वां घर एक्टिव है। तो हम क्या बोलेंगे, भाई छठे घर से 12वां घर है, 5वां घर, जॉब नहीं मिलेगी तुमको। सिंपल है ना। कोई पूछने आ रहा है शादी होगी कि नहीं होगी, शादी का मतलब टाइम क्या है, ये वो है, हम देख रहे हैं दशांतर दशा में 7th हाउस तो एक्टिव नहीं है, 6th हाउस प्रोमिनेंटली एक्टिव है, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं जी शादी नहीं होगी आपकी, क्योंकि 7वें से 12वां घर है, छठा घर है ना। कोई आपसे पूछने आ रहा है कि मेरे को इनहेरिटेड मनी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये इस टाइम पर ये है वो है नॉल, बात हो रही है जिस चीज के बारे में बात हो रही है ना, उस चीज का घर पकड़ना। आप देखना वो घर एक्टिव है या उससे 12वां घर एक्टिव है, वो घर एक्टिव है या उससे 12वां घर एक्टिव है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर ना केपी एस्ट्रोलॉजी में आपको एक वो घर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जिस तरह से क्वेश्चन इंसान पूछ रहा है तो आपके दिमाग में सबसे पहले वो घर आना चाहिए कि वो घर, आपसे कोई पूछ रहा है मुझे मेरे को प्रॉपर्टी परचेज करनी है, 4th हाउस एक्टिव होना चाहिए उस समय पर। बाकी अब मैं बताऊंगी और क्या, प्रॉपर्टी अगर परचेज करनी है तो चौथा घर भी एक्टिव होना चाहिए, 11वां भी एक्टिव होना चाहिए, 12वां भी एक्टिव होना चाहिए, चौथा 11वां 12वां, क्योंकि चौथा प्रॉपर्टी, 11 प्रॉपर्टी का गेन, और 12 क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी फ्री में नहीं मिल रही ना, आप प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में बात कर रहे हो तो आपका खर्चा भी होना है, तो प्रॉपर्टी के ऊपर खर्चा भी, तो वो ये सारे कॉम्बिनेशंस हम पढ़ेंगे कि किस किस तरह से हम कॉम्बिनेशंस को देखते हैं, कैसे चीजें होती हैं। लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए कि ये बेसिक क्या है। अभी मान लो कोई छोटा बच्चा है और उसका ना 3rd हाउस एक्टिव है, पूरा टाइम पर दशांतर दशा ऐसी चल रही है कि 3rd हाउस एक्टिव है, अभी उस बच्चे को कितना कुछ बोलो उससे नहीं होगी बेसिक एजुकेशन, उसको प्रॉब्लम आएगी बेसिक एजुकेशन में, हर हाल में आएगी प्रॉब्लम। और आपको ना ये चीजें बड़ी इजीली दिखाई देंगी, केपी में बहुत इजीली दिखाई देती हैं कि कौन सा हाउस एक्टिव है। अगर आपको वो हाउस एक्टिव दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है बच्चे की दशा में 3rd हाउस प्रोमिनेंटली एक्टिव है, तो ऐसे बच्चे को पढ़ने के लिए क्यों जद्दोजहद करवा रहे हो उससे, बड़ी मुश्किल होती है। मेरा एक्टिव था पूरा टाइम, मेरे को बेसिक एजुकेशन में, मुझे आज भी ना इंसान को फोबिया होता है ना, जैसे कि अगर मैं किसी बच्चे को ABCD लिखते हुए देख लूं या छोटे सम्स करते हुए देख लूं, जैसे 15+15 करना है या 15+25 करना है, ऐसे वो 1525 और वो लाइन खींच खींच के जो करते हैं, आई फील ट्रॉमेटिक, मुझे घबराहट होने लग जाती है आज भी अंदर देखकर, मुझे लगता है माय गॉड ये मत दिखाओ मुझे, और कुछ भी चलेगा, बिकॉज आई हैव दैट फोबिया ऑफ एजुकेशन, बचपन का एजुकेशन, क्योंकि पूरा टाइम 3rd हाउस एक्टिव था, बहुत प्रोमिनेंटली एक्टिव था, मुझे खिलाते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन पता नहीं होता ना, माँ बाप को पता होता है कि नहीं बच्चे को पढ़ाओ 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 पढ़ाओ, इस पढ़ाई से ही जीवन है, सब कुछ पढ़ाई से ही है। तो बेसिकली अगर किसी बच्चे का 4th हाउस एक्टिव ही नहीं है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, तो मत परेशान हो सकता है आगे चल के वो जब उसकी दशा बदलेगी तो 9th हाउस एक्टिव होगा, तो हो सकता है, आपने देखा होगा बच्चों का कि बेसिक एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन जब वो हायर एजुकेशन करने गए तो बहुत अच्छा पिक किया। डिपेंड्स ना कौन सा दशा चल रही है, वाई टू फाइट विद प्लैनेट्स, वाई नॉट टू सरेंडर ऑन इन टर्म्स ऑफ, हमको यहाँ पर यही चीज सीखनी है कि किस तरीके से हम इंसान को सही दिशा दिखा सकते हैं, सही रास्ता दिखा सकते हैं। हर चीज के लिए रेमेडी नहीं होती है, कुछ चीजों के लिए रेमेडी होती है और कुछ चीजों के लिए एडजस्टमेंट्स होती हैं। एडजस्टमेंट्स इन द सेंस कि अगर मान लीजिए मुझे या किसी बच्चे को जिसका 3rd हाउस बहुत एक्टिव है, अगर उस बच्चे को स्पोर्ट्स करवाया जाता उस पर्टिकुलर टाइम पर, तो हो सकता है घर में घर ट्रॉफियों से भरा होता है ना, और उसके बाद आगे चल के दिख रहा है कि हाँ 9th हाउस एक्टिव हो जाएगा, बच्चा आगे चल के पढ़ाई में भी अच्छा कर लेगा, 9th हाउस भी प्रोमिनेंट हो जाएगा। या फिर यहां पर और भी चीजें होती हैं कि जब कई बार कोई हाउस एक्टिव नहीं होता, तो कुछ रेमेडीज ऐसी भी होती हैं जिससे की हेल्प से हम उस हाउस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो देखेंगे क्या होता है, किस तरीके से होता है।
और पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है ये चीजें कि आपको ये पता होना चाहिए कि सामने वाला जो क्वेश्चन लेकर आ रहा है वो क्वेश्चन किस हाउस से रिलेट कर रहा है, क्योंकि अगर ये पता होगा तभी आप 12वां घर और दूसरा घर देख पाओगे उससे कनेक्टेड। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही, छोटी सी क्लास, छोटा सा हाउस इंट्रोडक्शन। कल हम बात करेंगे कि किस तरह से, कल मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से प्लैनेट्स काम करते हैं इन हाउसेस के अंदर। आज तो बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है मैंने अबाउट द हाउसेस, बट अभी के लिए इतना भी काफी। अगर आपने आज ही क्लास को भी ढंग से तरीके से कर लिया ना, तो आपको 90% क्वेश्चंस जो आपके सामने आएंगे उनसे रिलेटेड हाउस समझ में आ गए होंगे, क्योंकि बस इसी चीजों के बारे में लोग आपसे सवाल पूछते हैं। बहुत वो 10% लोग कुछ और ही होते हैं जो कि कुछ और के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी आज ही क्लास में कोई किसी को डाउट या कोई चीज ना समझ में आई हो तो प्लीज रेज योर हैंड, आई विल आंसर देम। सारे ही समझदार हैं। अच्छा, अजय जी ने कहा मैं पूछ लेता हूँ, चलो। हाँ जी अजय जी बताइए। क्या मैडम? मैडम, आपने इससे बोला कि पास्ट लाइफ का कुछ, हम लोग अभी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, पास्ट लाइफ का ही कुछ फाइंडिंग होगा जो अभी हम लोग कर रहे हैं। बट पर्टिकुलरली ये अभी जैसे हम लोग अभी पर्टिकुलरली कुछ एज में, आज मैं 40 का हूँ, आज ही क्यों पढ़ रहा हूँ? आई कैन अर्ली भी पढ़ सकता था ना, बचपन से भी स्टार्ट कर सकता था। अजय जी मैंने आपको एक आप वेद की क्लास में मैं आपको एक वीडियो भेजी, देखिए आपने वो वीडियो? हाँ देखिए, पास्ट लाइफ। आप उसमें ना एक छोटा सा स्टैंजा बताती है वो, जो नाम तो मैं भूल ही जाती हूँ हमेशा ही। ठीक है, आई एम नॉट गुड इन रिमेम्बरिंग नेम्स। तो वो बोलती है कि उस लेडी को ना एक पर्टिकुलर 45 या कुछ एज की थी वो, और उसको सडनली उसके यहाँ पर दर्द स्टार्ट हुआ। सडनली यहाँ पर दर्द स्टार्ट हुआ कि एकदम से अचानक बहुत ज्यादा सर्वाइकल पेन, इतना कि वो सीधी बैठ नहीं पा रही थी। एंड देन फिर वो उन्होंने सारी चीजें कराई, देन उनको पता चला कि जब उनका डेथ हुआ तो उस पर्टिकुलर एज में हुआ और यहां पर उन्होंने हिट कर दिया था, तो इस वजह से उनकी डेथ हो गई। एंड उसी एज में आके, बचपन से ठीक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसी एज में आके दोबारा से वो चीज हिट करी कि ओके ये था, अरे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। आप समझ रहे हो? तो हम, क्या होता है कि हमारा लाइफ का केवल एक पर्पस नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजों, लोगों से लेना देना और सारी चीजें होती हैं। हम ये पढ़ाई कर रहे होते हैं, बट नेचुरली हमारी डेथ नेचुरली हुई है, नॉर्मली हुई है। बहुत सारी चीजों के लिए हमारी सोल ने इस शरीर में एंट्री ली है, बाकी चीजें भी पूरी करनी थी। तो अभी एक टाइम पीरियड पर आपको एकदम से क्लिक करता है कि अरे ये चीज छूटी रह गई है, इसको तो करना है कंप्लीट, तो आप उस पर्टिकुलर एज में जाकर एंट्री लेते हो। मैं हमेशा बोल रही हूँ कि मैं 12 साल की थी तब से मैं पढ़ रही हूँ। लाइफ का ना एक बहुत सोल, बहुत बहुत पर्पस, बहुत अगर तीव्र है ना आपका वो पर्पस, तो बहुत अर्ली एज से आपको याद आ जाएगा कि अच्छा, ये तो सोल को याद आ जाएगा कि ये चीज है, ये मेरा लाइफ में बहुत जरूरी है, खत्म करके जाना है, इसको करे बिना मेरी मुक्ति नहीं होने वाली है, तो इसको करे बिना मेरी मुक्ति नहीं होने वाली है, ये मेरी मुक्ति का साधन है। तो इतना स्ट्रॉन्ग अर्ज है कि ये मुझे पता है मेरी मुक्ति का साधन है, तो बचपन से याद है वो चीज। ठीक है, समझ में आया? रिलेट कर पा रहे हो आप उस वीडियो से जो मैंने वीडियो आपको भेजी थी? यस यस। ठीक है जी। पुष्पा जी बताइए। वाह, आजकल तो इतना फेमस हो गया है नाम पुष्पा। हाँ जी, पुष्पा जी कहाँ गई? हाँ जी बताइए पुष्पा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और फिर पूछिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। हेलो, आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी कर दी। हाँ जी मैम, मुझे ये पूछना था, जैसे एजुकेशन का बताया आपने, बच्चों का जैसे 4th होना चाहिए एक्टिवेट या 9th, अगर जैसे 3rd भी हो रहा है, और एजुकेशन के बारे में बात हो रही है, 9th अगर हायर एजुकेशन के बारे में बात हो रही है, प्लीज मेक दैट डिफरेंस वेरी क्लियर इन योर माइंड। हाँ जी हाँ जी। तो जैसे 9th जैसे मतलब ग्रेजुएशन के बाद ही जो स्टडीज हो रही है, तो 3rd भी एक्टिवेट है और 9th भी एक्टिवेट है।
बट बच्चा जैसे पढ़ इतना अच्छे से नहीं रहा। बाहर जाके पढ़ाई कराओ, पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी। 9th एक्टिवेट है ना बस, थर्ड, और अगर थर्ड भी एक्टिवेट है साथ में, अभी आपको पता चलेगा इंटेंसिटी। अभी तो मैंने सिंपली एक बेस बताया है, लेकिन अगर हाँ थर्ड जी। 9th दोनों एक्टिवेट है तो सिंपल रेमेडी है, घर के बाहर मतलब थोड़ा दूर भेज दो उसको, डिस्टेंस पर भेज दो, घर से दूर भेज दो, बच्चा पढ़ने लग जाएगा। अगर पर नहीं, जैसे मैम, जैसे बच्चा जाना नहीं चाहता, घर से ही पढ़ना चाहता है, तो कुछ रेमेडी भी होगी क्या? बिल्कुल होगी, आगे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। नितेश जी बताइए, आप बताइए। मैम ये जो आपने बोला था ना सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस का जो कनेक्शन होता है, वो एक बार दोबारा बताना। देखो वो थोड़ा समझ में। 7th हाउस में अभी सिंपली इतना समझो कि 2nd और 7th शरीर छोड़ने के लिए जरूरी है। ओके, ठीक है, या तो 2nd हाउस एक्टिव होना चाहिए, 7th हाउस एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, और बाकी सब सॉर्टेड है, इजी है, मतलब नहीं, अच्छी बात है। पता है क्या, जरूरी नहीं है कि हमारे पास क्वेश्चंस हो, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब आपके पास क्वेश्चंस नहीं होते हैं ना, तो मुझे ये समझ में आता है कि आप अपनी शक्ल दिखाकर जो बैठे हैं ना, वो आपने पूरी तरीके से 100% आप मेरे साथ थे, क्योंकि मुझे पता है आप अगर 100% मेरे साथ होगे ना तो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, और दिमाग में अगर कोई और बात नहीं चल रही होगी ना तो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वो चीजें अंदर चली जाएंगी। ठीक है मैम, आगे वाले का समझाने का तरीका भी इतना बढ़िया हो तो सवाल का वो रहता ही नहीं है ना मैम। बिल्कुल, अब मेरे 7th हाउस से मेरे को बढ़ाइयाँ आ रही है। चलो जी, आज के लिए इतना ही। ठीक है जी, जय श्री राम।